हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार और ये एक क्विक रिकैप वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिन्होंने ऑलरेडी ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है और अब एकदम सुपर क्विक तरीके से इस टॉपिक को वापस रिवाइज करना चाहते हैं। ये वीडियो तब बहुत ज्यादा रेलेवेंट है जब आप मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज कर रहे होंगे या फिर आपके 1.5 डेज रिवीजन से पहले ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप वो लोग हैं जिनको एकदम डिटेल्ड में रिवाइज करना है या फिर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं तो आपके लिए हमने ऑलरेडी 100% फ्री डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिए हैं, जिसके लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। तो हम प्रोफेशनल एथिक्स हमने अभी सब कुछ कवर कर लिया। प्रोफेशनल एथिक्स में सारे क्वेश्चंस, सारे इलस्ट्रेशन, सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आईसीआई के मोटो या येषा सुप्तेषु जागृति कथोपनिषद लिया गया है, जिसका मतलब होता है एटर्नल विजिलेंस, अवेकनिंग व्हेन द वर्ल्ड इज अस्लीप। ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स में आपके 4 पार्ट है। चौथे पार्ट में पार्ट 4 है और 4 भी है। पार्ट 1 बात करता है कंप्लाई करने के लिए, पार्ट 2 सही एंड सर्विस के बारे में है, पार्ट 3 सी एंड प्रैक्टिस के बारे में, पार्ट 4 इंडिपेंडेंस बात करता है ऑडिट एंड रिव्यू के लिए, एंड 4 भी बात करता है इंडिपेंडेंस फॉर अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू के लिए। ईच सेक्शन इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन बटा हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस लॉ एंड रेगुलेशन आ जाए तो लॉ एंड रेगुलेशन प्रिवेल करेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के प्रोफेशनली बिहेव करूंगा। ये आपके 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। क्या बोला सर मैंने? इंटीग्रिटी सबसेक्शन 111, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, ऑनेस्ट रहना है, फेयर रहना है, ट्रूथफुल रहना है। आपको किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ नोइंगली एसोसिएटेड नहीं होना है जो इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि फॉल्स है, मिसलीडिंग है, उसमें जो स्टेटमेंट है वो नेग्लिजेंटली दिए गए हैं या फिर वो ओमिट करती है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, इसलिए वो मिसलीडिंग है। अगर आप प्रोवाइड कर देते हो मॉडिफाइड रिपोर्ट तो हम आपको ब्रीच में नहीं मानेंगे। अगर आप एसोसिएटेड हो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन से तो आपको स्टेप्स लेने हैं टू बी डिसएसोसिएटेड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिविटी की बात करता हूं, सेक्शन 112 की बात करें, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपना प्रोफेशनल जजमेंट ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। इसकी वजह से आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू है सबसेक्शन 113, जिसमें आपको बोल रहा है कि आपको अटेन करना और मेंटेन करना अपना प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल जो भी रिक्वायर्ड है, आपको डिलीजेंटली एक्ट करना है। इसका मतलब क्या है? एज पर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक्ट करना है। डिलीजेंस का मतलब होता है एक्ट एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक्ट करना है। केयरफुली, थॉरली और टाइमली बेसिस पे आपको इंश्योर करना है जो आपके अंडर काम कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग है उनके पास एंड सुपरविजन है। आपको अवेयर करना है यूजर्स को आपकी लिमिटेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी आता है सबसेक्शन 114 कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी आपने एक्वायर करी है क्लाइंट से या फिर एम्प्लॉयर से, वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, भले आपका प्रोस्पेक्टिव और एक्स क्लाइंट और एम्प्लॉयर हो। आपको यूज नहीं करनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज या फिर किसी थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए। कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जिसमें अकाउंटेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन? सबसे पहला जब लॉ बोलता है आपको डिस्क्लोज करने के लिए, दूसरा लॉ आपको परमिट करता है और क्लाइंट ऑथराइज करता है, तीसरा आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोज करना और लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया है, जैसे टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए, पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन अगर रेगुलेटरी बॉडी बोल रहा है तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए और लीगल प्रोसीडिंग्स में रिस्पॉन्ड करने के लिए। आप कौन कौन से कंसीडरेशंस ध्यान में रखेंगे जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है कि नहीं करनी? सबसे पहला इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी क्या हार्म होगा, दूसरा क्या आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है, तीसरा क्या टाइप ऑफ डिस्क्लोजर होगा, किसको होगा, और एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स को मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करता हूं, सबसेक्शन 115 में बात करेंगे। आपको कंप्लाई करना है लॉस एंड रेगुलेशन से, आपको वो कंडक्ट अवॉइड करना है जिससे प्रोफेशन पे डिसरेप्यूट आए, डिस्क्रेडिट आए, मतलब प्रोफेशन का इमेज खराब हो, वो कंडक्ट आपको अवॉइड करना है और ये हम थर्ड पार्टी टेस्ट से देखेंगे। थर्ड पार्टी के टेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी को अगर ये सारी सिचुएशन पता चलती तो वो क्या कंक्लूड करती। आपको एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं करने, आपको डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस नहीं करने, डिस्पैरेजिंग मतलब डाउनग्रेडिंग रेफरेंसेस नहीं करने, आपको वायलेट नहीं करना एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को। अगर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दूसरे फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट क्या बोलते हैं कंफ्लिक्ट कर रहा है तो आपको कंसल्ट करना है अदर्स विद इन द फर्म से, अपनी फर्म से या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या फिर टीसीडब्ल्यूजी से, आईसीआई से और लीगल काउंसिल से। आपने अगर कंसल्टेशन ले लिया तो भी इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, और आपको या तो आप डिसएसोसिएट हो जाओ उस मैटर से जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट आ रहा है, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। थ्रेट्स टू प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सर क्या थ्रेट्स है? थ्रेट्स है आपका ये यहां हमने डिस्कस किया था, फैमिलियरिटी है, मेरी फैमिली है जिसके रिव्यू करने पे मेरा सेल्फ रिव्यू का थ्रेट आ जाएगा। सेल्फ रिव्यू है मतलब मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है इसलिए मैं उसकी एडवोकेसी करूंगा। अगर मैं ये सारी चीजें नहीं करता तो फैमिली वाले मुझे धमकाने लगेंगे, मतलब इंटिमिडेशन थ्रेट्स आ जाएगा। ये आपके 5 थ्रेट है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की बात करते हैं, कब लगता है जब आपका फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट होता है अपने किसी भी जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपका फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट है जिससे आपके बिहेवियर या फिर जजमेंट पे इनएप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस आता है। एग्जांपल ऑफ थ्रेट्स की बात करो फॉर प्रोफेशनल सर्विस, मतलब अगर आप प्रैक्टिस में है और आप पे क्या थ्रेट्स होंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स में?
आपका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में, आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के पास, जिसकी वजह से आपके पास एक्सेस है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का, आप लो फी कोट कर रहे हैं और इतनी लो फीस है कि उसमें आप स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, आप सिग्निफिकेंट एरर आपको मिल गया, जब आपके मेंबर ने जो भी काम किया था उसका सिग्निफिकेंट एरर आपको मिल गया है। एग्जांपल ऑफ थ्रेट्स, आप प्रोफेशनल एक्टिविटी में सर्विस में आपको क्या थ्रेट्स आएंगे, आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो या फिर लोन एंड गारंटी ले रखी है आपने एम्प्लॉइंग कंपनी से, या फिर आप पार्टिसिपेट करते हो उनके इंसेंटिव अरेंजमेंट्स में, या फिर आप एसेट्स यूज करते हो पर्सनल यूज के लिए, या फिर आपके सप्लायर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ने आपको गिफ्ट दिया हुआ है। इंटिमिडेशन थ्रेट की बात करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिवली काम करने नहीं दिया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। ये प्रैक्टिस में क्या होगा, आपको थ्रेटन किया जा रहा है कि आपको निकाल देंगे डिसएग्रीमेंट की वजह से, आपको एग्री करना पड़ा है प्रेशर से, क्योंकि सामने वाला जो है वो मोर एक्सपर्टीज वाला बंदा है, आपको बोल रहे हैं कि आपका प्लान प्रमोशन नहीं होगा अगर आप इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एग्री नहीं करते हो, और आपने गिफ्ट एक्सेप्ट कर दिया और बोल रहे हैं कि इसको हम पब्लिक में बता देंगे कि आपने गिफ्ट एक्सेप्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ थ्रेट्स फॉर हमारा सर्विस के लिए क्या होगा, मतलब बेसिकली एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, आप या आपके क्लोज फैमिली मेंबर को थ्रेट दिया जा रहा है कि हम आपको निकाल देंगे ओवर डिसएग्रीमेंट, क्योंकि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल से एग्री नहीं कर रहे हो, या फिर आप उस मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे रिपोर्ट करना है उस वे से आप हमें एग्री नहीं कर रहे हो, या फिर आपका कोई इंडिविजुअल है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट्स है। नेट एडवोकेसी थ्रेट्स की बात करते हैं, आपने प्रमोट कर रहे हो क्लाइंट को या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को इस पॉइंट तक कि आप थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। एग्जांपल बोलूं, प्रैक्टिस के केस में तो आप एडवोकेट बन गए हो, मतलब एडवोकेट बन गए हो अपने क्लाइंट के थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, या फिर आप फेवर ऑफ लेजिस्लेशन पे ध्यान दे रहे हो कि अगर आप लेजिस्लेशन में सुझाव दे रहे हो तो आप इस लेजिस्लेशन में फेवर, मतलब आप अपने क्लाइंट को फेवर कर रहे हो लेजिस्लेशन बनाते टाइम, या फिर आप प्रमोट कर रहे हो इंटरेस्ट और शेयर्स ऑफ क्लाइंट। फिर दूसरा, अगर आप एम्प्लॉय हो तो उसमें हम ये बोलेंगे कि आपने प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको मैनिपुलेट कर दिया ताकि आपको फाइनेंसिंग मिल सके, आपकी कंपनी को फाइनेंसिंग मिल सके। फैमिलियरिटी थ्रेट की बात करूंगा, ड्यू टू लॉन्ग या फिर क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके इंटरेस्ट के लिए सिंपैथेटिक हो जाते हो, तब आपका फैमिलियरिटी थ्रेट आता है। एग्जांपल की बात करूं तो प्रैक्टिस में क्या होता है, आपका क्लोज फैमिली मेंबर है डायरेक्टर ऑफिसर क्लाइंट का, या फिर जो डायरेक्टर ऑफिसर है क्लाइंट का वो आपका एंगेजमेंट पार्टनर रह चुका है, या फिर आपके ऑडिट टीम मेंबर का लॉन्ग एसोसिएशन है क्लाइंट के साथ, तो ये थ्रेट आपका आ जाता है। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो आप रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, और आपका क्लोज फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसीजंस जो अफेक्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। आपका लॉन्ग एसोसिएशन है उन बंदों के साथ जो डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस लेते हैं आपकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यस सर। सेल्फ रिव्यू थ्रेट की बात करता हूं, इसमें क्या होता है कि हमने जो एक पहले डिसीजंस लिया था, पहले जजमेंट लिए थे, कोई भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी, या फिर हमारे इंडिविजुअल, हमारी फर्म के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने परफॉर्म किए थे, हमारी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल उन्होंने परफॉर्म की थी, उसको जब हम वापस से रिव्यू करने वाले तो उसमें हम अच्छे से इवेल्युएट नहीं करेंगे, नॉट एप्रोप्रिएट इवेल्युएट, हम अच्छे से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, एप्रोप्रिएटली इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं कि आपने अश्योरेंस रिपोर्ट दिया उन फाइनेंशियल सिस्टम्स पे आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दो सिस्टम, आपने खुद ने इंप्लीमेंट किया सिस्टम्स को और उस पे फाइनेंशियल अश्योरेंस रिपोर्ट दे दिया, आपने प्रिपेयर किया ओरिजिनल डेटा को और उस पे ही एश्योरेंस एंगेजमेंट दे दिया। नेक्स्ट, अगर आप ये एम्प्लॉय में कब लगता है, जब आपने फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म की फॉर परचेज डिसीजन और अभी आप उसका एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हो, तो ये आप पे लग जाएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स, आपको देखना है कि भाई वो थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल पे है या नहीं है। एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब वो लेवल जो रीजनेबल या फिर रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि हम कंप्लाई कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल से, मतलब वो लेवल का, वो जो थ्रेट है वो उस लेवल का है कि वो थ्रेट के बावजूद हम कंप्लाई कर रहे हैं हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, ठीक है। एड्रेस करना है थ्रेट्स को, तो आपको पहले चेक करना है कि अगर ये थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है तो आपको एलिमिनेट करना है उनको या फिर रिड्यूस करना है। कैसे करना है सर? डिक्लाइन कर दो, मतलब मना कर दो कि आप ये प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं करोगे, आप सर्कमस्टेंसेस को एलिमिनेट कर दो या फिर सेफगार्ड अप्लाई कर दो। सेफगार्ड्स का मतलब क्या होता है? वो एक्शंस जो आप लेते हो टू रिड्यूस थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। एग्जांपल ऑफ सेफगार्ड्स की बात कर लो, आप एडिशनल टाइम देने लग जाओ, क्वालिफाइड पर्सनल को हायर कर लो, या फिर आप एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को ले आओ जो आपकी टीम का नहीं है, जो रिव्यू करेगा आपके वर्क परफॉर्म को, या फिर आप डिफरेंट पार्टनर्स एंड टीम्स को ले आओ जिनकी सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस होगी जो आपको नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू योर अश्योरेंस क्लाइंट, या फिर आप किसी फर्म को ही हायर कर लो टू परफॉर्म या फिर रीपरफॉर्म योर एंगेजमेंट, या फिर और सेपरेट टीम्स रखो फॉर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ आईसीआई की। मेंबरशिप ऑफ आईसीआई में क्या बोलता है? टाइप्स ऑफ मेंबर हमारे पास दो टाइप के मेंबर है, एसोसिएट एंड फेलो मेंबर। एसोसिएट हो तो एसीआई यूज करो, फेलो मेंबर मतलब वो कंटीन्यूअस प्रैक्टिस इन इंडिया है फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसको 5 इयर्स का कंटीन्यूअस प्रैक्टिस में, तो हम उसको फेलो मेंबर बोलेंगे। ये आप एफसीए यूज कर सकते हो। डिसेबिलिटी क्या है? आप 21 इयर्स के नहीं हुए, आप अनसाउंड माइंड हो गए, एडजस्ट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट है, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कोर्ट ने बोला है कि भाई आपकी जो इंसॉल्वेंसी थी वो मिस फॉर्चून की वजह से हुई थी, मिसकंडक्ट की वजह से नहीं हुई थी, या फिर आपको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया इन और आउटसाइड
आउटसाइड इंडिया, जिसमें जो ऑफेंस था आपका मोरल टर्प्यूट्यूड वाला था एंड पनिशेबल था इम्प्रिजनमेंट के साथ, या फिर ऑफेंस जो आपने कमिट किया था अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, अनलेस आपको ग्रांटेड किया गया पार्डन या फिर सीजी ने आपकी डिसेबिलिटी रिमूव कर दिया। रिमूव आपको मेंबरशिप से किया गया था ड्यू टू गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, या फिर आपने ये सारी चीजें कि आप गिल्टी थे मिसकंडक्ट के, या फिर आपने फेलियर किया था, मतलब आपने फैक्ट नहीं बताया था कि आपको कोई भी और डिसेबिलिटीज, मतलब बेसिकली डिसेबल थे, आपने फैक्ट नहीं बताया, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के गिल्टी माने जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर। कब कब आपका नाम हम रिमूव कर देंगे रजिस्टर से? जब आप डेड हो गए, जब आपका रिक्वेस्ट आपने खुद बोला कि नाम रिमूव कर दो, आपने फी पे नहीं करी, या फिर कोई भी आप डिसेबिलिटी का शिकार हो गए, तो हम आपको रिमूव कर देंगे आपका नाम रजिस्टर से। रिस्टोर कब करेंगे? कब हम वापस से डालेंगे? अगर आपका नाम रिमूव किया था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस, तो आपने अगर एप्लीकेशन दे दी, फी पे कर दी, तो हम आपका नाम वापस डाल देंगे। तो इफेक्टिव डेट ऑफ फॉर रिस्टोरेशन मेंबरशिप क्या होगा? कब से हम मानेंगे कि आपकी मेंबरशिप रिस्टोर हो गई है? अगर आपने उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में आपकी एप्लीकेशन दे दी, जिस साल हमने आपका नाम रिमूव किया, उसी साल आपने अपना नाम वापस से एप्लीकेशन दे दी, फी पे कर दी, तो जिस दिन से हमने आपका नाम रिमूव किया था उस दिन से हम वापस मान लेंगे कि आपका नाम रिस्टोर हो गया है, और सेम केस आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिस्टोरेशन के लिए भी आएगा। अगर आपने कोई ऑर्डर के अगेंस्ट आपका नाम रिमूव किया था, तो एज पर ऑर्डर हम आपका नाम वापस से डाल देंगे। अदर केसेस में जब आपने एप्लीकेशन दी तब से आपका नाम आ जाएगा वापस से। पेनल्टी, अगर आप मेंबर नहीं हो फिर भी आप मेंबर बोल रहे हो खुद को, मतलब मेंबर नहीं हो ऐसे के, फिर भी आप बोल रहे हो कि आप आईसीआई के मेंबर हो, या फिर आप डेजिग्नेशन सीए यूज कर रहे हो, या फिर आप मेंबर हो आईसीआई के लेकिन आपके पास सीओपी नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि आप सी प्रैक्टिस करते हो, तो हम आपको फर्स्ट कन्विक्शन पे 1000 रुपीज तक का फाइन लगाएंगे, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे जेल कर देंगे अप टू 6 मंथ्स, या फिर फाइन लगा देंगे 5000 का, या फिर बोथ। फेलियर अगर आप फाइन पे नहीं करते हो तो आपको 3 महीने का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट भी हम कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या है कि कोई भी सीए प्रैक्टिस नहीं कर सकता अनलेस उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। जो सीए प्रैक्टिस में एंगेज नहीं है वो प्रोहिबिटेड है फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी एंगेजमेंट जिसमें सर्विसेज हम सीए जो सीए वाली सर्विसेज होती है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते अनलेस आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, इवन दो भले उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। काउंसिल ऑफ द व्यू है, एक बार आप जब भी मेंबर बन गए तब आप सीए एक्ट के द्वारा बाउंड हो जाओगे। अगर आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर कर रहे हो एज एन इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव तो आप एज अ सीए ही कर सकते हो। आप सीए एक्ट को लेस इंपॉर्टेंस में नहीं डाल सकते ये बोल के कि भाई मैं भले ही सस्पेंडेड हो गया प्रैक्टिस से फिर भी मैं एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन अदर कैपेसिटी। आपकी कोई भी कैपेसिटी नहीं हो सकती सेपरेबल फ्रॉम अ मेंबर ऑफ आईसीएआई, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेकिन डिजिटल प्रिवेसी कंसल्टेंसी रिप्रेजेंटेशन वो अलाउड है। कैंसिलेशन ऑफ सीओपी, अगर आपका कब कैंसिल हो जाएगा सीओपी? अगर आपका नेम रिमूव हो गया रजिस्टर से, अगर आपने जो सीओपी इशू किया तो वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे या फिर मिस्टेक हो गई थी इशू करने में, आपने सीज टू आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपने एनुअल फी पे नहीं करी टिल 30 सितंबर, आपने अगर जब भी आपका सीओपी कैंसिल हो जाता है तो आपको सरेंडर करना है सेक्रेटरी को। कंपनी एंगेज अकाउंटेंसी में एंगेज नहीं कर सकती। कंपनी का मतलब एलएलपी भी इंक्लूड हो जाएगी जिसका पार्टनर कोई कंपनी है। कोई कंपनी वेदर इंडियन और नॉट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती सीए में। अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो तो आप पहले कन्विक्शन पे तो 1000 का फाइन लगेगा, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे 5000 तक का फाइन लगेगा। सीआईपी आप कोई भी डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते अदर देन सीए मतलब कोई भी एनी डेजिग्नेशन कोई भी डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकते। जो सीआईपी है लेकिन जो सीआईपी नहीं है वो यूज कर सकता, और जो डेजिग्नेशन सीए वाली यूज नहीं करता वो कोई भी अगर डेजिग्नेशन यूज कर सकता है। मर्चेंट बैंकर एडवाइजर टू कंपनी इशू, आप ऑफर डॉक्यूमेंट्स में एडवर्टीजमेंट में नाम डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो सीए का फर्म का, और एडवाइजर कंसल्टेंट टू द इशू के अंदर आपका ये सब कुछ आ सकता है प्रोवाइडेड ये प्रोमिनेंटली नहीं आना चाहिए। हाउएवर ये विजिटिंग कार्ड्स पे हम नहीं डाल सकते, सिर्फ ऑफर डॉक्यूमेंट्स पे डाल सकते हैं। सीए जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, म्युनिसिपल काउंसिल है, होल्डिंग पोजीशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस, वो परमिटेड नहीं है ये पोजीशंस मेंशन करने के लिए। सीए खुद को कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बुला सकता लेकिन एसीएम एफसीएम मेंशन कर सकता है उसके नाम के बाद। वो खुद को इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंपनी कॉर्पोरेट लॉयर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कुछ भी नहीं बुला सकता। सीए खुद के विजिटिंग कार्ड पे सीपीए भी नहीं लिख सकता। सीए जो है वो सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट के जैसे प्रैक्टिस कर सकता है अगर वो सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट है, लेकिन वो डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली विद सीएमए ऐसे यूज नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली। आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो? वे फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी की मेंबरशिप है वो मेंशन कर सकते हो अगर उसके साथ हमारा एमओयू है या फिर एमआरए है, जैसे साइका या फिर सीपीआई आयरलैंड या फिर आईसीएडब्ल्यू जिसके साथ भी हमारा ये एमओयू ये सब है, आप उसके साथ कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो उसकी डिग्री। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करके आप मेंशन कर सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड पे भी, लेटर हेड पे भी, जहां पे भी आप करना चाहो कर सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस की बात करेंगे। अगर सीएआईपी या फिर फर्म के पास मोर देन 1 ब्रांच है तो हर ब्रांच पे आपका एक सेपरेट इंचार्ज ऑफ सीए होना चाहिए। फेलियर आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर सीए जो इंचार्ज है ब्रांच का वो एसोसिएटेड होना चाहिए हमारे साथ या फिर हमारी फर्म के साथ, आइदर एज अ पार्टनर या फिर वो पेड असिस्टेंट होना चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। जो सीए इंचार्ज है ब्रांच का वो एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड होना चाहिए उस ब्रांच के साथ, मतलब या तो वो वहां पे रहता हो या फिर वो अटेंड करता हो ब्रांच को फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। आप अपना नेम बोर्ड पुट कर सकते हो एट द प्लेस ऑफ योर रेसिडेंस, डेजिग्नेशन में आप सीए भी ऐड कर सकते हो प्रोवाइडेड
भी आपका इंडिविजुअल का नेम बोर्ड होना चाहिए, आपके फर्म का नेम बोर्ड नहीं होना चाहिए। अब कब आपको सीए सेपरेट इंचार्ज रखना नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो हिल एरियाज में। कंडीशंस क्या क्या है, आप टेंपररी ऑफिस खोल सकते हो प्लेन्स में आके फॉर अप टू 3 मंथ्स, किसी भी साल में कोई भी 3 मंथ्स हो सकते हैं। आप अगर रेगुलर ऑफिस बंद करने की जरूरत नहीं है, सारे कॉरेस्पॉन्डेंस वहां पे बेच सकते हैं। जो नेम बोर्ड होगा टेंपररी ऑफिस का, वो उसी टाइम के लिए दिया जाएगा जिस टाइम के लिए वो ऑफिस खुला है, पूरे 12 महीने के लिए वहां पे नेम बोर्ड नहीं लगा सकते। टेंपररी ऑफिस को आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं करना अपने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। आप जब भी ये करने जाओगे, स्टार्ट होने से पहले और एंड होने के बाद आपको आईसीए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। फिर क्या एक और एग्जाम्पशन हमने सेपरेट इंचार्ज की रखी है कि अगर बोथ ऑफिस, दोनों ऑफिस आपके सेम अकोमोडेशन में तो नहीं रखना है आपको सेपरेट इंचार्ज, दोनों सेम सिटी में तो नहीं रखना है। अगर एक सिटी, पहली जो सिटी है उसके जो म्युनिसिपल लिमिट्स है, उसके म्युनिसिपल लिमिट से विद इन 50 किलोमीटर आपका दूसरा ऑफिस है, तो आपको सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 2 ऑफिस है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कौन सा आपका मेन ऑफिस है एंड दस योर प्रोफेशनल एड्रेस, ये आपको आईसीए को बताना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस। आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस माने जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करते हो अकाउंटेंसी की, या फिर ऑफर टू परफॉर्म करते हो तो भी आप माने जाओगे, फिर परफॉर्म करते हो ऑडिटिंग, ट्रांजैक्शंस करते हो, रिकॉर्ड्स प्रिपरेशन करते हो, सर्टिफिकेशन करते हो स्टेटमेंट्स का, आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अकाउंटिंग की, प्रेजेंटेशन की, सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स की, या फिर आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो चार्टर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल सर्विसेज विद आर्म फोर्सेस। अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में, मतलब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी नहीं और एम्प्लॉयमेंट वाली कैपेसिटी में भी नहीं, लिक्विडेटर बनते हो, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर, एडवाइजर, रिप्रेजेंटेटिव फॉर कॉस्टिंग, फाइनेंशियल और टैक्सेशन मैटर्स, या फिर अपॉइंट किए जाते हो सीजीएसजी या फिर कोर्ट या फिर अदर लीगल अथॉरिटी द्वारा, या फिर आप एक्ट करते हो एज ए सेक्रेटरी नॉट ऑन अ सैलरी कम फुल टाइम बेसिस, तो हम आपको सीए इन प्रैक्टिस मान लेंगे, ठीक है, डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान लेंगे। एग्जाम प्रोवाइडेड आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो किसी सीए इन आईपी के, तो आपको हम प्रैक्टिस मानेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग आर्टिकल असिस्टेंट्स, कि आप आर्टिकल असिस्टेंट्स को ट्रेन कर पाओ, इसलिए हम आपको सीआईपी मानेंगे। आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट सेटअप कर लिया तो भी हम आपको सीए इन प्रैक्टिस मानेंगे, प्रोवाइडेड आपने भले ही आपने कोई क्लाइंट ऑफर नहीं किया था, फिर भी कोई क्लाइंट सर्व नहीं किया था फिर भी। सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप ऑडिट हो, अगर आप किसी ऑडिटर हो कंपनी के, तो आप सिर्फ वही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो जो अप्रूव्ड बाय बीओडी ऑडिट कमेटी, लेकिन फॉलोइंग सर्विसेज नहीं कर सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं कर सकते। उस कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्या अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, या फिर और भी कोई अदर सर्विसेज एज प्रिस्क्राइब्ड। अब आते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज, सेक्शन 2 to 4, ये याद रखना आप। सीआईपी जो है वो परमिट कर सकता है जो भी सर्विसेज यहाँ पे बोली गई है, वो परमिटेड आप देने के लिए। ये कौन सी सर्विसेज इसमें नहीं आती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स रिप्रेजेंटेशन और कंसल्टिंग और लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज का पार्ट नहीं है। तो क्या पार्ट है? ये पूरा पार्ट है। इसमें क्या क्या मेन है भाई आपका? एक तो टैक्स इंप्लीकेशन, ये चारों का टैक्स इंप्लीकेशन आपके लिए मेन है। पर्सनल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आप कर सकते हो, ट्रेनिंग भी कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव वेज इंसेंटिव प्लान्स भी बना सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस एमलगमेशन रजिस्टर्ड वैल्यू आप बन सकते हो, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते हो। फिर क्या है? एडवाइजर टू इशू कर सकते हो, ड्राफ्टिंग, प्रोस्पेक्टस, लिस्टिंग एग्रीमेंट कर सकते हो, पब्लिसिटी टारगेट, सिलेक्शन कर सकते हो बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर का, रजिस्ट्रार्स, प्रिंटर्स एंड एडवाइजर्स का, लेकिन आप ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकते हो, क्वालिटी, एनर्जी, एनवायरमेंट ऑडिट, ये सब। रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर बन सकते हो, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एडवाइजरी दे सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो, कोई भी एडमिन काम जिसमें आपको कोई भी लिटिल प्रोफेशनल जजमेंट लगता है, कोई भी क्लरिकल वाला काम है वो आप कर सकते हो, मतलब जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर आप बन सकते हो। केवाईसी नॉर्म्स ऑफ सीआईपी मैंडेटरी है सारे अटेस्टेशन फंक्शंस के लिए, इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी वाला मैंने आपको एक डिस्क्लोजर दिया था कंसल्टेंसी में कब वो मैंडेटरी था। और अगर इंडिविजुअल है तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन में ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है तो एडिशनली आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो ये वाली देनी है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। अब बात करते हैं आपका शेड्यूल्स टू द एक्ट। आपके 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है, सेकंड शेड्यूल में 3 पार्ट है। फर्स्ट शेड्यूल में वैसे तो 10 क्लॉज होनी चाहिए, लेकिन 2 क्लॉज हमें एक्स्ट्रा मिल रहे, कहां से मिल रहे? 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 होना चाहिए, 2 यहां पे चले गए। फर्स्ट क्लॉज का 10 है, 2 का 2 होना चाहिए, लेकिन नीचे से 2 आ गए तो 3 का 1 बचा और यहां पे 2 एक्स्ट्रा हो गए। फिर आपका जो पहले 3 पार्ट है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, मतलब हर एक शेड्यूल का लास्ट पार्ट जो है वो हमारा अदर मिसकंडक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। यस सर। और ये जो हमारा ये वाला सीएन प्रैक्टिस के लिए, ये सीएन सर्विस के लिए, दोनों सीएस के लिए है, ये सीएन प्रैक्टिस के लिए और ये दोनों सीएस के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, पहले क्लॉज नंबर एक्सप्लेन कर देना, क्लॉज को कॉपी कर लेना फैक्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड फिर लिंक कर देना फैक्ट्स को क्लॉज के साथ और फिर अपना कंक्लूजन दे देना। या आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप सारे क्लॉज मेंशन कर देना। अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 क्या है सर? फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। क्लॉज 1 की बात करते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है खुद के नाम में या फिर आपको साइन करना है खुद के नाम में, किसी और को साइन करने नहीं देना, किसी और को प्रैक्टिस करने नहीं देना। 1 and 12 है। फिर 2 से शुरू होता है, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप में एंटर करने का, गलत तरीके से काम सिक्योर नहीं करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइज करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, सेक्शन 139 और 140 कंप्लायंस को इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं करने का, दूसरे बिजनेस में एंटर नहीं करने का, ठीक है। ये सारी चीजें थी।
एक बार ऊपर से जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपको किसी को साइन करने नहीं देना अनलेस वो सीआईपी है एंड आपका पार्टनर है या फिर वो आपका एम्प्लॉय है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे अब इसमें ना दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। या तो एक इंटरप्रिटेशन ऐसे हो सकता है, मतलब अपने पेपर से एक बच्चे का डाउट आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि भाई सीआईपी एंड हिज पार्टनर, मतलब पहली जो सीआईपी की कंडीशन है वो सिर्फ पार्टनर के लिए, तो सीआईपी होना चाहिए और आपका पार्टनर होना चाहिए, तो आप उसको दे सकते हैं। एंड दूसरा आपका एम्प्लॉय होना चाहिए, भले वो सीआईपी हो नहीं हो चलेगा। एक ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरा ये कि जो सीआईपी है एंड हिज पार्टनर, एक ये हो गया, एंड दूसरा हो गया सीआईपी एंड हिज एम्प्लॉय। ठीक है, वो हो गया। अब यहां पे एक बच्चे का डाउट था कि सर सीआईपी एंड एम्प्लॉय कैसे हो सकता है, मतलब कोई एम्प्लॉय है उसको सीए इन प्रैक्टिस कैसे मान सकते हैं। तो यहां पे एक मतलब यहां पे एक प्रोविजन होता है कि अगर आप किसी सीए फर्म के अंदर एम्प्लॉय हो तो आप चाहो तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हो। मतलब आप किसी कंपनी के अंदर, एमएनसी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो फिर आप सीओपी नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप सीए फर्म के अंदर एम्प्लॉय हो तो आप चाहो तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हो, तो आप सीए इन पे ही बोला जाओगे, मतलब सीए इन प्रैक्टिस माने जाओगे। ठीक है, यस सर, यही बोल रहा था ये। क्लॉज 12 में आपको किसी और को अपने नाम पे साइन करने नहीं देना है अनलेस आपका पार्टनर हो, वो मतलब खुद के बिहाफ पे कोई भी आपने कुछ भी साइन करने नहीं देना। रूटीन डॉक्यूमेंट्स आप साइन करने दे सकते हैं, सारे रूटीन डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े हुए। ठीक है, जो मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं, सर्टिफिकेशन वर्क जो रूटीन डॉक्यूमेंट में नहीं आता वो भी आप साइन करने नहीं दे सकते हैं। आप किसी और को क्या नहीं करना है, आपको ना देने का, क्या नहीं देना है सर, आपको पे नहीं करना या फिर एग्री टू पे नहीं करना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज आपके फीस में, आपके प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस में किसी भी अदर सीए को या फिर पार्टनर को या रिटायर्ड पार्टनर को, मतलब इनको आप दे सकते हैं, सीए को दे सकते हैं, पार्टनर को दे सकते हैं, रिटायर्ड पार्टनर को दे सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर को दे सकते हैं, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी को दे सकते हैं, और या फिर ऐसे पर्सन जिनके पास वो क्वालिफिकेशन जो हमने प्रिस्क्राइब करी है फॉर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। अब वो क्वालिफिकेशन कहां पे प्रिस्क्राइब करी है सर, रेगुलेशन 53A, उसमें क्या क्या है सर, सीएस को दे सकते हैं, सीएम में एक्चुअली, इंजीनियरिंग मतलब बैचलर इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर इन आर्किटेक्ट, बैचलर इन लॉ, एडवोकेट, एमबीए, अगर ये क्वालिफिकेशंस किसी ने करी है तो आप उनको दे सकते हैं। ये 4, 5, 6, 7, 9, इसमें आपका यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ होना चाहिए। एमबीए में तो आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी चलेगा। ठीक है, ये हमने गुडविल की बात कर ली कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं, डील प्रोवाइड करनी चाहिए, बस प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपको 1 साल की लिमिट फॉलो करनी है। ठीक है, यस सर। आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, जैसे हमने बोला आप दे नहीं सकते, वैसे ही आप किसी से ले भी नहीं सकते उनके पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स या फिर फीस, और यही रेगुलेशन 53A है, रेगुलर रेफरल फीस, सीआईपी से, तो ये सब तो ले सकते हैं आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते किसी के साथ भी इन और आउटसाइड इंडिया अदर देन सीआईपी हो वो, या फिर किसी का मेंबर हो, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी जिसके पास वो क्वालिफिकेशन जो हमने प्रिस्क्राइब करी है, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट हो जो एंटाइटल टू रजिस्टर सीए, या फिर जिसने भी सीजे, एसजी, सीजे काउंसिल हमको अलाउ करते हैं तो हम उसके साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। मतलब ये बोल रहा है रेगुलेशन 53B, उसमें सेम सारे लोग हैं 53A वाले, लेकिन एमबीए नहीं है, बीटेक नहीं है और बैचलर इन लॉ नहीं है, इन तीनों के साथ हम पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, आप प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर नहीं कर सकते फ्रॉम योर नॉन एम्प्लॉय या फिर नॉन पार्टनर, मतलब एम्प्लॉय के साथ कर सकते हो, पार्टनर के साथ कर सकते हो, लेकिन मतलब एक्सेप्ट क्लॉजेस एक्सपर्ट 234 में जैसा बोला जाए वैसा कर सकते हो, और आप जो एम्प्लॉय और पार्टनर होगा वो भी क्लॉज 6 और 7 फुलफिल करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्लॉज 6 बोल रहा है आप सॉलिसिट कर सकते हो, सॉलिसिट नहीं कर सकते प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सर्कुलर के साथ, एड के साथ, पर्सनल कम्युनिकेशन के साथ, इंटरव्यू के साथ। सर ये 4 कैसे याद रखेंगे, सीआईपी करके आप याद रख सकते हैं। क्या बोला मैंने, सीआईपी, सी इन प्रैक्टिस, तो सी ए आई का ये रहा और पी का ये रहा। ठीक है, तो ऐसे करके आप सीआईपी, सर्कुलर, एड, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू के साथ आप नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है, आप किसी और सीआईपी से काम मांगना चाहो मांग सकते हो। टेंडर और इंक्वायरी की बात कर लेता हूं कि भाई आप टेंडर के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, वो टेंडर जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है फॉर सीएस, अनलेस उसमें मिनिमम फी प्रिस्क्राइब्ड हो या फिर वो टेंडर सबके लिए ओपन हो, अदर प्रोफेशनल्स के लिए भी ओपन हो। मिनिमम फी आपका कमेंसुरेट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस होना चाहिए। ईएमडी दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट ऑफ कोचिंग नहीं दे सकते, बस बाहर आप एक वो लगा सकते हो, अपना एक बैनर लगा सकते हो बाहर, आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते प्रेस में, रिक्वेस्टिंग आप ऐसे चेंजेस हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, फर्म का चेंज ऑफ एड्रेस हो गया, तो उसमें आप लिमिटेड टू फैक्ट्स ये सारी चीजें दे सकते हैं। आप क्लासिफाइड जर्नल दे सकते हैं, मतलब क्लासिफाइड ऐड दे सकते हैं जर्नल और न्यूज़लेटर ऑफ आईसीआई में। आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं एम्पेनलमेंट के लिए, मतलब आपके पास एग्जिस्टेंस की नॉलेज है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप रोविंग इंक्वायरीज नहीं कर सकते कि मुझे काम दो काम दो काम दो। पब्लिकेशन कर सकते हैं बुक्स, आर्टिकल, प्रेजेंटेशन का, प्रोफेशनल अटेंडमेंट नहीं बता सकते, लेकिन सीए और नाम ऑफ फर्म बता सकते हैं। इशू कर सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड, इन्विटेशन, लेकिन वो ध्यान रखना इसमें यह था कि मेंबर कंसर्न, जो मेंबर का है ओकेशन, वही मेंबर के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और क्लाइंट्स को जाना चाहिए। ठीक है, यस सर, एड परमिटेड नहीं है। इसके लिए भी आप न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर में डाल सकते हो, सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम, सैनिटरी। स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज आप परमिट नहीं कर सकते, मतलब नहीं डाल सकते अनलेस सीपीई के लिए अलाउड हो। सीएसआर में तो आप सिर्फ सीए डाल सकते हो, अपना फर्म नेम या फिर लोगो नहीं डाल सकते। शेयरिंग प्रोफाइल आप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर सकते अनलेस स्पेसिफिक क्वेरी आ जाए। टीवी मूवी क्रेडिट आपका प्रोमिनेंटली नहीं आना चाहिए। फिर स्कोप ऑफ ऑडिटर्स रिप्रेजेंटेशन में आपको बस डिग्निफाइड मैनर में बताना है कि आपने इंडिपेंडेंटली और कॉन्सेशनली एक्ट किया है और आप विलिंग टू कंटिन्यू हो। ठीक है, फिर आपका कोई फ्रेंड आपको ये बता, कोई फ्रेंड आपको किसी क्लाइंट से मिलवा रहा है तो आपको वो क्लाइंट का वर्क डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एजुकेशनल वीडियोस आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट और वेबसाइट डिटेल्स मत देना।
फिर आपने वेबसाइट ऑफ सीए फर्म्स की बात करता हूं तो इसमें पुल मॉडल पे होना चाहिए, पुश मॉडल पे नहीं होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पुल मॉडल पे नहीं देनी है, पुश मॉडल पे नहीं देनी है। फिर ये कोई भी सर्कुलर ऐड आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते लोगों को बोलने के लिए आप वेबसाइट पे आओ। आप वेबसाइट पे आप वेबसाइट एड्रेस डाल सकते हो अपने प्रोफेशनल स्टेशनरी ईमेल पे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, मेंबर ट्रेड फर्म नेम आ सकता है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आ सकता है, मेंबर फर्म एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब आ सकता है। आपका नेचर ऑफ सर्विसेज वो स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट पे आनी चाहिए। पार्टनर का एरिया ऑफ क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट पे आना चाहिए। एम्प्लॉइज का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट पे आना चाहिए। नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंस पुल रिक्वेस्ट पे आना चाहिए। नेचर ऑफ असिस्टेंस पुल रिक्वेस्ट पे, लेकिन नेम ऑफ क्लाइंट ऑफ फीस चार्ज आप नहीं डाल सकते अनलेस रेगुलेटर बोलता है। और रेगुलेटर बोलता है तो आपको ये वाली लाइन डालनी पड़ेगी कि रेगुलेटर ने हमें बोला था डालने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो नीचे, फ्रेम फोटोग्राफ आप नहीं डाल सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करके रखनी है आप। और इसमें क्या मेन चीज है, कोई ऐड नहीं दे सकते आप। फिर आपने ये आपका इंडिविजुअल नेम, फर्म नेम, ट्रेड नेम के साथ वाला आपका वेबसाइट एड्रेस होना चाहिए। ऐसे बेस्ट CA firm in vadodara.com ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको इन्फॉर्म करना है ICAI को एनुअली आपकी वेबसाइट के बारे में। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में आप सिर्फ कंसल्टेंसी एडवाइस दे सकते हो। इसमें आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं आना चाहिए, एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए आपके प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स का, और आप CA सफिक्स भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेम ऑफ फर्म यूज नहीं कर सकते, CA यूज कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ फर्म आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बस वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए। सारे लोग उसमें उस डायरेक्टरी में अपना नाम डाल सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका नाम अलग से नहीं आ रहा है, CA वाले सेक्शन में आना चाहिए आपका नाम। एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर जहां पे और सारे लोग भी आते हैं, प्रोफेशन भी आते हैं, वहां पे आप अपने आप को लिस्ट नहीं करवा सकते। स्पेशल डायरेक्टरी से अल्फाबेटिकली होनी चाहिए। डायरेक्टरशिप सेल्ड आप जाओ तो बताना चाहो तो बता सकते हो। फिर ये क्या है, ये टाइम पास है। ये बोल रहा है वेल नोन फर्म, अगर आप कुछ भी ऐड निकाल रहे हो कुछ भी स्टाफ को लाने के लिए तो उसमें आप वेल नोन फर्म करके ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते हो, ठीक है। यस सर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। क्लॉज 7 की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नहीं देने, आपका प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को एडवर्टाइज नहीं करना है, कोई डेजिग्नेशन यूज नहीं करना है अदर देन सी ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड या फिर लेटर हेड या साइन बोर्ड्स, अनलेस वो डिग्री है कोई भी यूनिवर्सिटी की जो एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया फिर रिकॉग्नाइज बाय CG काउंसिल है। प्रोवाइडेड आप राइट अप के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हो, बस इसका फॉन्ट साइज 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस मत कर देना। डेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्रैक्टिस नहीं डाल सकते आप। प्रैक्टिस एडवोकेट कर सकते हो, बस डेजिग्नेशन दोनों साइमल्टेनियसली यूज मत करना। CA में भी वही है, डेजिग्नेशन साइमल्टेनियसली यूज मत करना। फिर आप नोट्स दे सकते हो सक्सेस ऑफ एग्जामिनेशन में। और क्या इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाँ यहाँ पे जो भी आपका प्रोस्पेक्टस पब्लिक अनाउंसमेंट आ रहा है डायरेक्टर के साथ, उसमें आपको प्रोफेशनल अटेनमेंट्स नहीं जानी चाहिए आपकी, आपको ध्यान देने की जरूरत है। QR कोड आप मेंशन कर सकते हो विजिटिंग कार्ड पे, बस QR कोड में वही डिटेल्स होनी चाहिए जो विजिटिंग कार्ड पे अलाउड है, ठीक है। आप सारे अपने पर्सनल लेटर पे सारे फर्म्स का नाम डाल सकते हो जिसमें आप पार्टनर हो। फिर आपको बेसिकली पुराने ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है, तो आपने अगर पोजीशन एक्सेप्ट कर ली एज ऑडिटर जो आप प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर CA थी विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, आपको राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या वैलिड रीजन हो सकते हैं चेंज करने की, आपका वेन्यू ऑफ बिजनेस बदल गया, लोकल CA को हायर करना है, गुड रीजन है उनके पास डिससैटिस्फाइड फील करने के लिए, तो ठीक है आप एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन आपके वैलिड रीजन क्या नहीं होंगे एक्सेप्ट करने के लिए, सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस किया नहीं है कंपनी ने नॉन डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं करी है प्रीवियस वाले ऑडिटी को, या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर देती है। अब अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस एक्सेप्ट सिक यूनिट्स, तो पहली बात तो आपको प्रोविजन जो हमारे ऑडिट फीस बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो आएगा आपका अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस में। और सिक यूनिट का मतलब है जो एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए एग्जिस्टेंस में और जिसका नेटवर्थ इरोड हो गया, मतलब उसका नेगेटिव नेटवर्थ है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो मान लेना 5 इयर्स इरोड हो गया। क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसका जस्टिफाइड एटीट्यूड ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर क्या था, जस्टिफाइड था कि नहीं था। अगर आपको लगता है कि भाई गुड एंड वैलिड रीजन की वजह से उन्होंने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी तो आपको फिर एक्सेप्ट नहीं करना है ऑडिट को, ठीक है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर बोलो भाई डिमांड ड्राफ्ट परचेज कर लो, बाद में उसको पे कर देंगे, ठीक है। आप अगर रिटायरिंग ऑडिटर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करा तो वेट कर लो रीजनेबल टाइम के लिए। अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग आपने डाला तो सफिशिएंट नहीं है, आपको एविडेंस होना चाहिए डिलीवरी का एविडेंस कैसे मिलेगा, ये सारे रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू भेज दो, एक्नॉलेजमेंट भेज दो, वाइड ईमेल रजिस्टर्ड विद ICAI या फिर कोई ऑफिशियल ईमेल, दोनों में से कोई भी ईमेल चलेगा जिससे भी आपको एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, कोई भी ईमेल चलेगा, यूडिन जनरेट करके भेज दो। प्रीमाइसेस फाउंड लॉक थे तो हम ऐसा बोलेंगे भाई उनको हमने डिलीवर कर दिया। अगर वो फाउंड नहीं हुई थी रजिस्टर्ड एड्रेस पे और वो एड्रेस वही था जो ICAI के साथ रजिस्टर्ड है तो फिर आपको मान लेंगे कि भाई आपने डिलीवर कर दिया। कम्युनिकेशन सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट के लिए करना है, स्टैट्यूटरी टैक्स, GST, इंटरनल कंकरेंट, सारे टाइप्स के लिए ऑडिट के लिए करना है। ये पैरेलल होता है कम्युनिकेशन, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला स्टैट्यूटरी ऑडिटर को करेगा, इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑडिट में आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो कि भाई पहले उनका मतलब पहले मैं काम तो चालू कर देता हूं, उनका रिप्लाई आएगा फिर मैं अपना फाइनल एक्सेप्टेंस दूंगा, ठीक है। फिर यह बोल रहा है आपको 139 और 140 के कंप्लायंस को इंश्योर करना है। आपको सर्टिफिकेट लेके सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेके हाँ भाई सेक्शन 139 और 140 हमने कंप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन 139 और 140 कंप्लाई किया कि नहीं किया, ये पूरे उसके प्रोविजन से एक बार देख लेना भाई क्या प्रोविजन है सेक्शन 139 और 140 के। फिर आपने कम्युनिकेशन भेजना है आपको BOD और ICAI को, तो आपको वो कम्युनिकेशन लेना है BOD से। अगर आप रीपॉइंट नहीं हो रहे मतलब रिजाइन कर रहे हैं तो ये होगा, अगर आप रीपॉइंट नहीं हो रहे तो आपको ICAI के साथ वो कॉपी ऑफ स्टेटमेंट फाइल करना है और आपको वो लेना है उनसे क्या कॉपी ऑफ स्टेटमेंट फाइल किया था।
आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं कर सकते अनलेस आप रिसीवर, लिक्विडेटर हो, ऑडिटर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वैल्यूर और डायरेक्ट एक्सेस के, फंड रेजिंग सर्विसेज, डेट रिकवरी सर्विसेज, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हो, या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, या फिर आप नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो टू योर नॉन ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, आप दूसरे बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते अदर देन सीए प्रोफेशन अनलेस काउंसिल ने परमिट किया हो। आप डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो किसी भी कंपनी के, लेकिन आप WMD WTD नहीं बन सकते। एंड आपकी बोर्ड मीटिंग में ही आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए, और आपका रेम्युनरेशन भी अटेंडिंग मीटिंग्स वाला ही होना चाहिए अनलेस आप या फिर आपके पार्टनर उस कंपनी के ऑडिटर हैं। ठीक है, यहाँ पे रेगुलेशन 190A में हमें जनरली परमिशन वाली चीजें दी गई है एंड हमें स्पेसिफिक परमिशन वाली चीजें दी गई है। ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि आपका स्पेसिफिकली बेसिकली आप कहीं भी किसी भी बिजनेस में एंटर हो सकते हो स्पेसिफिक परमिशन के बाद। ठीक है, यस सर, ये हमने पढ़ लिया था। टीचिंग आवर्स आपका 25 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक्टिवली एंगेज नहीं होने चाहिए उस बिजनेस में। एचयूएफ की बात करता है, एक्टिवली एंगेज नहीं होनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स को संभाल सकते हो एचयूएफ की। अब आते हैं हमारे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या बोला था सर? पार्ट 2 ये बोला था ना देने का लेने का। सीए सर्विस के लिए सैलरी, शेयर ऑफ सैलरी आप नहीं दे सकते, एक्सेप्शन आप रिलेटिव्स को दे सकते हो, लेकिन अपनी सीटीसी का पार्ट सिर्फ इसलिए मत देना क्योंकि आपने उनसे जॉब लगवाई है, आपकी जॉब उनसे लगी है, आप उनको नहीं दे सकते। ठीक है, आप रिलेटिव्स इनको देना चाहो दे सकते हो, ना लेने का आप उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं ले सकते बीइंग अ सीए एम्प्लॉय। ठीक है, बीइंग अ सीए इन सर्विस। फिर आते हैं पार्ट 3 में, औकात नहीं भूलने का, जो इन्फॉर्मेशन मांगा है चुपचाप दे देने का, राइट ऑफ फॉल्स नहीं बनने का। आपको अपनी औकात नहीं भूलनी, मतलब अगर आप फेलो नहीं हो तो फेलो के जैसे एक्ट मत करो, फेलो अपना नाम मत लिखो। जो इन्फॉर्मेशन मांगा है आईसीआई ने या फिर उसके जितने भी काउंसिल्स है, जो भी हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, इन सब ने जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा है आपको चुपचाप वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है। राइट ऑफ फॉल्स नहीं बनना है, मतलब जिस भी चीज के थ्रू आप एडवर्टाइज कर रहे हो इन योर क्लॉज 6 and 7, वो चीज में जो भी आप चीज लिख रहे हो, राइटअप लिख रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, वो सारी चीजें आपको फॉल्स नहीं लिखनी है, मतलब कुछ भी फॉल्स नहीं होना चाहिए आपके एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, यस सर, एक सेकेंड। हाँ, फिर बोलता है पार्ट 4 ये बोला है, वरना 6 मंथ्स की जेल हो जाएगी। इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का। 6 मंथ्स की जेल हो जाएगी मतलब क्या? अगर आपको किसी कोर्ट ने गिल्टी पाया है, कन्विक्ट किया है फॉर अप टू 6 मंथ्स, तो आप इस पार्ट के इस शेड्यूल में, मतलब पार्ट 4 के शेड्यूल 1 में गिल्टी माने जाओगे। और अगर आपने इंस्टीट्यूट को बदनाम कर दिया किसी भी वे से, अगर काउंसिल के ओपिनियन में उसको लगता है कि भाई आपने इंस्टीट्यूट को बदनाम कर दिया, तो आप शेड्यूल 1 पार्ट 4 के गिल्टी माने जाओगे। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल हो गया। एक बार वापस से हम लोग पूरा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने कुछ मेन चीज तो नहीं छोड़ी ना यहाँ पे, बस आपको मेंटेन करना है। अदर मिसकंडक्ट में ये लाइन तो लिखनी है, मेंटेन करना हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी आपके पर्सनल अफेयर्स में भी। ठीक है, यस। तो अब सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं, पार्ट 1। ये हमारा सेकंड शेड्यूल है। ट्रिपल सीज OMMG एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, क्लाइंट के पैसों को सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। फर्स्ट सी क्या है भाई? आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है जो आपको प्रोफेशनल एंगेजमेंट में मिली है। क्लाइंट को डिस्क्लोज कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ऐसे 200 का भी आपको वो देना है, क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस। ठीक है, ऐसे 200 का भी रेफरेंस हमें देना है। दूसरा है सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन। आप सर्टिफाई करते हो फिर सबमिट करते हो अपने नाम पे या फिर फर्म के नाम पे कोई भी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनलेस वो एग्जामिनेशन या तो आपने किया या आपके पार्टनर ने किया या आपके एम्प्लॉय ने किया या फिर कोई अनदर सीएआईपी ने किया है तो भी चलेगा। ठीक है, आप परमिट करते हो सीए। फिर तीसरा क्या है? कंटिजेंट अपॉन फाइंडिंग्स। आप परमिट करते हो खुद का नाम या फिर फर्म का नाम यूज करना विद एस्टिमेट ऑफ फंडिंग्स, जिससे सामने वाले लोग को ऐसा लगता है कि यू आर वाउचिंग फॉर एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, तो वो गलत हो जाएगा, यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ऐसे ही 3400 में मैंने डिटेल में बताया आपको ये। फिर आता है ट्रिपल सीज ओपिनियन व्हेन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट में या फिर आपके पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% और मोर है। ठीक है, इसमें हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी, ये वाली चीजें। नेक्स्ट ये बोल रहा है फेल टू डिस्क्लोज। अगर आप मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करते जो आपको पता है, जो डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो डिस्क्लोज होना चाहिए था फिर भी डिस्क्लोज नहीं है। ठीक है, यस सर। फिर आता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो आपको पता है डिस्क्लोज, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और जिसमें आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंसर्न हो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फिर भी आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो गिल्टी माने जाओगे। OMMG ग्रॉसली नेग्लिजेंट। आप एक्सरसाइज नहीं करते ड्यू डिलिजेंस या फिर आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो कंडक्ट ऑफ योर ड्यूटीज। इसमें मेन आता है टाइमली बेसिस पे कोई भी काम नहीं करते। ठीक है, फिर बोल रहा है आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं ली। ट्रिपल सीज OMMG एविडेंसेस भी नहीं लिए, आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं ली, वो इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सप्रेस ओपिनियन करने में हेल्प करती है, या फिर जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली उससे आप ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं करते, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, फिर भी आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं ली। फिर ये बोलता है एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स भी कंप्लाई नहीं किया। स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं किया मतलब आपने गापा कंप्लाई नहीं किया। गापा इज जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। आपने ये गापा कंप्लाई नहीं किया, प्लस उसका अटेंशन भी नहीं डाला, मतलब लोगों को बताया नहीं कि आपने गापा कंप्लाई नहीं किया है। ठीक है, आपने बता दिया होता तो अलग बात होती, लेकिन आपने बताया नहीं। दूसरा, क्लाइंट के पैसों को सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। आपको क्लाइंट के पैसों को सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, प्रोवाइडेड अगर वो आपकी फीस है, रेम्युनरेशन है, या फिर जो मनी उन्होंने खर्चा करने के लिए दिया उसको आपको नहीं डालना है, लेकिन बाकी सारे पैसों को बैंक अकाउंट में डालना है, या फिर उसको यूज कर लेना है जिस भी पर्पस के लिए उन्होंने बोला था, उस पर्पस के लिए आपको इसको यूज कर लेना है। ठीक है, मतलब क्लाइंट के पैसों को आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है। खुद के पैसे अगर वो खुद को मिलने वाले पैसे हैं तो फिर आपको नहीं डालना। ठीक है, यस सर। एडवांस मिलता है तो आपको नहीं डालना है, ये सब सारी चीजें।
फिर आते हैं आप लोग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर सीए इन जनरली। पहले ट्रिपल सीज थे, अब डबल सीज आ गए। डबल सीज फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया एंड मैंने क्लाइंट के पैसे को एम्बेजल कर दिया, तो आपने ट्रिपल सीज में कॉन्ट्रावेन कर दिया कोई भी एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइन, तो यहां पे गिल्टी माने जाओगे। आप एम्प्लॉय ऑफ फर्म के, लेकिन आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं सीए इन एम्प्लॉय को, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया अगर इन लोगों को, तो आप गिल्टी माने जाओगे। एंड अगर आपने डिफाल्केट कर दिया, एम्बेजल कर दिया मनी को, तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप गिल्टी माने जाओगे। और अदर मिसकंडक्ट आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल हो जाएगी, मतलब 6 महीने से ज्यादा आप गिल्टी पाए जाते हो किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो आपको यहां पे गिल्टी माना जाएगा अदर मिसकंडक्ट में। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर यही है, गिल्टी माने जाओगे। फर्स्ट शेड्यूल में बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आपको रिकमेंड कर सकता है, रिमूव कर सकता है आपका नाम अप टू 3 मंथ्स, या फिर फाइन लगा सकता है अप टू 5 लाख। यही रिप्रिमांड है, रिमूव कर सकता है परमानेंटली, या फिर जितने भी या फिर और पीरियड एज इट डिसाइड्स, मतलब ये दोनों केस है यहाँ पे कि भाई उसको जैसा लगे वैसा भी कर सकता है वो, और फाइन लगा सकता है आप तो 5 लाख। नहीं गिल्टी है तो क्लोज कर देंगे। और यही सेम चीज अगर भाई आपको लगता है नॉट गिल्टी है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एक्सेप्ट कर लिया, क्लोज कर दो। रिजेक्ट कर दिया तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। फर्स्ट शेड्यूल है तो खुद ही प्रोसीड कर लो, सेकंड या बोर्ड शेड्यूल है तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास दे दो। अगर आप गिल्टी हो, अगर आप अग्रीड हो, मेंबर या डायरेक्टर अग्रीड है, तो वो विद इन 60 डेज अपील कर सकता है, और अपीलेट अथॉरिटी जो भी डिसीजन देना चाहे वो दे सकती है। अब काउंसिल गाइडलाइंस की बात करते हो, वो मेंबर जो है बीइंग एम्प्लॉय है वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज करना है ड्यू डिलिजेंस, मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको करना ही है, कैश बुक और लेजर दोनों आपको मेंटेन करना है। टैक्स ऑडिट रिटायरमेंट 60 है, हर एक पार्टनर के लिए 60 अलग माने जाएंगे। अगर मैं बहुत सारे फर्म्स का पार्टनर हूं तो सब मिला के कलेक्टिवली 60 लेंगे मेरे नाम पे, और 44AD, 44AD और 44A इसमें काउंट नहीं होंगे। और सारे पार्टनर मिला, मतलब 6, अगर 10 पार्टनर है तो 600 हो जाता है मेरा टोटल मिला के, तो उसमें एक पार्टनर चाहे तो पूरा 600 साइन कर सकता है, अगर बाकी पार्टनर नहीं साइन करे। जॉइंट ऑडिट को हम एक ही ऑडिट मानेंगे, मतलब एक ऑडिट मानेंगे। एचओ और ब्रांच ऑफिस को एक ऑडिट मानेंगे, मोर देन 1 ब्रांचेस का ऑडिट को भी हम एक ही मानेंगे, ठीक है। नॉन पेमेंट हमने बात कर लिया। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट की बात करता हूं, यहाँ पे 30 है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है 1% और डोमेन कंपनी का। इसमें भी सेम जो चीज हमने ऊपर बात करी वो चीज बात है, लेकिन जो पार्टनर है उसमें हम क्या क्या काउंट नहीं करेंगे। अगर वो फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं और है, या फिर वो पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग पार्टनर है, तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर, बाकी ये चीज तो हमने बात कर ली। और डेट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स हम कब देखेंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट के दिन हम नंबर ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, ठीक है। यस सर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात करते हो, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनते हो पीएसयू का, गवर्नमेंट का, लिस्टेड कंपनी का, फिर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो फीस मिल रही है वो आपकी अदर सर्विसेज वाली फीस से ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। अदर असाइनमेंट में आपका ऑडिट अंडर स्टैट्यूट है, सर्टिफिकेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन है, वो इंक्लूड नहीं होता है। एसोसिएट कंसर्न मतलब जिसमें आपका या फिर आपके पार्टनर का या फिर आपके रिलेटिव डायरेक्टर है, पार्टनर है, या फिर जॉइंटली होल्ड करते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। आप इनडेटेड हो कंसर्न के, तो जो भी लिमिट है, अगर स्टैट्यूट ने जो लिमिट फीस की है उससे ज्यादा आप इनडेटेड नहीं हो सकते, या फिर अदर केसेस में मोर देन 1 लाख आप इनडेटेड नहीं हो सकते। प्रोग्रेसिव बेसिस पर फीस चार्ज कर सकते हो, उसके लिए गलती नहीं हो, लेकिन कंपनीज एक्ट में आपके इनडेटेडनेस के बारे में 5 लाख की लिमिट दी गई है, और गारंटी और सिक्योरिटी के लिए 1 लाख की लिमिट दी गई है, ठीक है। यस सर। फिर अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे असाइनमेंट। गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए कि भाई आप एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो, कॉमन पार्टनर एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है। नेम ऑफ फर्म आपको फॉर्म ए में बताना है इसका, एंड एफिलिएट्स ही आ सकता है, एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स नहीं आएगा। 30 डेज में वो अप्रूव या रिजेक्ट कर देंगे, और फिर रिजर्व करने के बाद आपको 3 महीने में अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। फॉर्म बी में आपको अप्लाई करना है, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर कोई बाहर वाली एंटिटी के साथ आप रजिस्टर होना चाहते हो, डिक्लेरेशन देना है आपको ऐसे को फॉर्म डी में विद इन 30 डेज, और आप सिर्फ एक ही पार्टनर एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो आपको कम्युनिकेट करना है ऐसे को फॉर्म सी में विद इन 30 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन फ्रॉम द चेंजेस। फिर ये बोल रहा है कि भाई एक अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नेटवर्क फॉर्म के, तो आप आपका नेटवर्क फॉर्म भी 144 की सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आपके एसोसिएट फर्म और वो फर्म जो आपके कॉमन पार्टनरशिप में है, वो आपकी लिमिट जो थी नॉन ऑडिट फीस वाली लिमिट, वो उनके लिए सेम है, लेकिन नेटवर्क फॉर्म्स के लिए वही लिमिट 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। रोटेशन ऑफ फॉर्म्स में आपके नेटवर्क फॉर्म वाला फॉर्म नहीं आ सकता। आप नेटवर्क एडवर्टाइज कर सकते हो, एड गाइडलाइन जो हमने बोला उस हिसाब से, और नेटवर्क फॉर्म्स करके आप वर्ड मेंशन कर सकते हो अपने नाम के साथ, ठीक है। कंसेंट ऑफ क्लाइंट डीम्ड माना जाएगा। लोगो गाइडेंस अभी के लिए नहीं करते, बाद में देखते क्या आता है। गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस आप होल्ड कर सकते हो, आप एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर बन सकते हो, रिटेन कर सकते हो फुल टाइम सीओपी, प्रोवाइडेड जो कंपनी है वो एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप इक्विटी होल्डिंग भी रख सकते हो, आप फुल टाइम प्रैक्टिस में माने जाओगे, आप अटेस्ट फंक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। और नेम आपको बस अप्रूव कराना है और रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपको सेक्शन 144 कंपनी सर्विसेज आप नहीं दे सकते। सीलिंग जो नॉन ऑडिट फीस की सेम आपके लिए भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए भी अप्लाई हो जाएगी, और इसमें 6 और 7 का भी उनको ध्यान रखना है। रिकमेंडेड है ब्रांच ऑडिट में कि भाई 10 और मोर से ज्यादा मेंबर जो है वो ब्रांच ऑडिट ना करे, लेस देन 10 वाले करे, अनलेस वो उसका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ब्रांच का वो एचओ पे मेंटेन होता हो, या फिर सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस आपके ब्रांच पे होते हो। ज्वाइंट ऑडिट में ये बात करते हैं लेस देन 5 मेंबर्स वाली फर्म को भी एनकरेज करोगे आपके साथ आए। रेशियो 1:5 रखना, क्वालिफाइड 1 क्वालिफाइड, मतलब हर 5 नॉन क्वालिफाइड पे आपको 1 क्वालिफाइड स्टाफ रखना है।
डिस्क्लोजर करना है इंटरेस्ट का अदर फर्म्स में, अगर आपको वहां से कुछ सर्विसेज, अगर आप कोई अदर सर्विसेज दे रहे हो तो वहां से फीस आ रही है। तो नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के लिए अगर अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी और उसका पैसा जो आपको फीस मिल रही है वो मोर देन 40% है ऑफ योर टोटल फीस फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो आपको डिस्क्लोज करना है। वहां पे मोर देन 20% है अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के लिए, तो आपको डिस्क्लोजर करना है आईसीआई को, ठीक है। एक्सेसिव लो फीस चार्ज करना वो कोई गिल्टी नहीं है, ठीक है। आपकी ये कब एप्लीकेबल होगा, ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब आपकी फीस एक्सीड नहीं करी 20 लाख को, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट से लोगों के लिए, पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यस सर। एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये तो ठीक है, ये तो आप पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो मेन है मैं वो आपको बता देता हूँ कि भाई आप इंटरनल ऑडिटर हो कंपनी के तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नहीं बन सकते। अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो पीएफ ट्रस्ट गवर्नमेंट कंपनी के तो आप उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। तो दूसरा ये बोल रहा है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर बनके फीस और कमीशन नहीं ले सकते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर आप एफडी के अगेंस्ट लोन हेल्ड करते हो किसी भी बैंक से तो आप उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। आप क्रेडिट कार्ड होल्ड तो कर सकते हो, 1 लाख से लिमिट ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ड्यू डेट पे आपको पे कर देना सारे लिमिट। ड्यू डेट के बाद आप 1 लाख से ज्यादा का ड्यू नहीं रख सकते, आउटस्टैंडिंग नहीं रख सकते, ठीक है। यस सर। और क्या बोल रहे हैं हमें, ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन आप करवाना चाहो किसी और सीएपी से मिलके तो आप करवा सकते हो, लेकिन बस उसकी फीस भी आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उद्योग आधार में अगर रजिस्टर करवाना चाहो तो कर सकते हो। आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन सकते हो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, सोसाइटी का भी नहीं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आप बन सकते हो। तो ये था हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो सारी चीज मैंने आपको बता दिया प्रोफेशनल एथिक्स की। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।